Hey guys, welcome back to the Physical Educator again. क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। आज हम उस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के पहले 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो हम इसके अंदर बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो कि एक्चुअल में हमें हमारे फिटनेस को पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो वो है हमारे फर्स्ट स्ट्रेंथ, सेकेंड एंड्योरेंस, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि इनको इफेक्ट करने वाले, इनको डिटरमाइन करने वाले कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने वाले कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो है साइज ऑफ द मसल। एक मसल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके। सेकेंड आता है इसके अंदर बॉडी का वेट। जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा एक पर्सन उतना ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाता है। ओके। थर्ड है इसके अंदर मसल कॉम्पोजिशन। हमारी जो मसल्स है वो जनरली 2 टाइप की होती है, एक होती है फास्ट ट्विच फाइबर्स और एक होती है स्लो ट्विच फाइबर्स। इन दोनों से जुड़ के एक मसल का फॉर्मेशन होता है। अब दोनों ही मसल के फाइबर्स जो है वो अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। स्लो ट्विच होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने का काम करेगा। जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होगा तब सारे स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं वो एंगेज हो जाते हैं। लेकिन जब जहां पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में बात आएगी तो वहां पे एंगेजमेंट जो होगा वो फास्ट ट्विच फाइबर्स का होगा। तो मसल कॉम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्सेस। हमारा ब्रेन कितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेज रहा है हमारे स्केलेटल मसल को एक्ट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मैं लिख रहा हूं तो लिखने के अंदर क्या मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्या मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल की जरूरत है ब्रेन से? नहीं, क्योंकि मेरा बहुत प्रिसीजन वाला काम है तो मैं बहुत हल्के हल्के सिग्नल भेजेगा हमारा ब्रेन हमारी मसल्स के पास। लेकिन अगर मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूं तब तो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की जरूरत है ताकि मैं अच्छा पंच कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। हमारी एंड्योरेंस कितनी अच्छी होगी वो कैसे पता चलेगा हमें? तो सबसे पहला इसके अंदर आता है एरोबिक कैपेसिटी। एक पर्सन कितना ऑक्सीजन को इनटेक करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उस ऑक्सीजन को वर्किंग मसल तक ट्रांसपोर्ट करता है, वहां पे जो भी एक्टिविटी होगी उसके अंदर एक्सपेंड करेगा और कई सारे ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स को अपने अंदर होल्ड भी करके रखेगा। ये सारा कुछ कहलाता है एरोबिक कैपेसिटी। ठीक है। तो जितना अच्छा ये सारा फंक्शनिंग होगा उतना अच्छा उसका एंड्योरेंस होगा, क्योंकि हमारी मसल को वर्क करने के लिए टाइम टू टाइम ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है। सेकंड आता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जैसे हमारी मसल एक्ट करती है, काम करती है, तो हमारे बॉडी के अंदर लैक्टेट प्रोड्यूस होने लगता है जिसको लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। ये लैक्टिक एसिड हमारी एक्टिविटी को रोकने का काम करता है और हमें पेन देता है। अब मैं उस पेन में कितनी देर तक काम कर पाऊंगा वो कहलाता है मेरा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ओके। फिर आता है हमारा मूवमेंट इकोनॉमी। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत सारे मूवमेंट कर रहा हूं जबरदस्ती के तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा। लेकिन मुझे जितना जरूरत है मैं केवल उतना मूवमेंट करूं तो मुझे एनर्जी को बचाने का तरीका मिल जाएगा। तो जब भी देखा होगा एथलीट जो कि रनिंग करते हैं, अब भाग तो मैं बचपन से रहा हूं तो मैं ट्रेनिंग क्यों लूं रनिंग करने की? जो एथलेटिक्स के जो एथलीट्स होते हैं वो ट्रेनिंग क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका मूवमेंट इकोनॉमी आए, कम से कम एनर्जी के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आ पाए। फिर आता है मसल कॉम्पोजिशन। अगेन एंड्योरेंस के लिए हमारा स्लो ट्विच फाइबर जो है उसका एंगेजमेंट बहुत जरूरी है और वो जितने ज्यादा होंगे हमारा बॉडी का जो एंड्योरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। अब इसके यहाँ पे ना एक फैक्ट निकल के आता है कि फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर वो हमारे डीएनए के हिसाब से ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो ना तो मैं इनको और प्रोड्यूस कर सकता हूं, ना ही मैं फास्ट ट्विच से स्लो ट्विच में कन्वर्ट कर सकता हूं। बट ट्रेनिंग के थ्रू मैं
फास्ट ट्विच को भी स्लो ट्विच की तरह एक्ट करवा सकता हूँ सम सॉर्ट ऑफ, और स्लो ट्विच को भी फास्ट ट्विच की तरह एक्ट करवा सकता हूँ, इसलिए हम ट्रेनिंग करते हैं। आगे आता है हमारे पास फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। तो स्पीड कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला इसके अंदर आता है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मेरा नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो लगातार सिग्नल्स भेज पाए ताकि मेरी मसल लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो। जब भी कोई भी मूवमेंट होता है, जैसे मान लो मैं अपने हाथ को ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे हाथ से फोल्ड कर रहा हूँ तो मेरे मसल जो है यहाँ पे एक्सपैंड हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। अब मैं जितनी जल्दी जल्दी करूंगा उतनी जल्दी जल्दी ये मूव होगा। तो मेरे ब्रेन के अंदर इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो बार बार उतनी स्ट्रांगली सिग्नल्स भेज पाए। तो जितना अच्छा मोबिलिटी होगा मेरे नर्वस सिस्टम का, तो उतना ही अच्छा मेरा स्पीड निकल के आएगा। सेकेंड आता है इसके अंदर मसल कॉम्पोजिशन। स्पीड के लिए हमारे बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का होना जरूरी है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अगेन फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। और फ्लेक्सिबिलिटी, जितना अच्छा फ्लेक्सिबल होगा एक पर्सन, तो उतना अच्छा मोमेंटम वो जनरेट कर पाएगा अपनी मसल्स के साथ और एक अच्छी स्पीड को प्रोड्यूस कर पाएगा। बायोकेमिकल रिजर्व्स, यानी इसके अंदर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स की, जैसे कि एटीपेस, एडोसिन टाइफॉस्फेट, ठीक है, और हमारा केटीन फॉस्फेट। ये दोनों ही ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स है, ऐसे एसेंशियल केमिकल्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब इनसे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बट टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है। तो स्पीड के अंदर वो जितना ज्यादा कलेक्ट होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना अच्छा मेरा स्पीड निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे? तो सबसे पहला आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा मेरा मसल का स्ट्रेंथ होगा, मैं उतनी ज्यादा मूवमेंट कर पाऊंगा अपने जॉइंट की, तो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मेरा होगा। सेकंड आता है जॉइंट का स्ट्रक्चर। अब एक बात समझनी है, जैसे मेरा एल्बो है, एल्बो मेरा इतना ही खुलेगा, इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जबकि मेरा शोल्डर जॉइंट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कितना भी मूव हो सकता है, तो मूवमेंट का रेंज शोल्डर का ज्यादा होगा एल्बो से। तो ये जॉइंट का स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है एज एंड जेंडर। एक एजिड पर्सन के जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो बहुत वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइनोवियल फ्लूइड कम होता है और मूवमेंट में बड़ा दिक्कत आता है। तो जेंडर जो है वो बहुत इफेक्ट करता है, और एज भी बहुत है इफेक्ट करता है कि एक पर्सन कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। लड़कियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है एज कंपेरेटिव टू मेल्स। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल, मेरी मसल कितना स्ट्रेच हो सकती है, कितना स्ट्रेच हो सकती है, उतना ज्यादा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट, अगर मेरी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, तो इसके अंदर कुछ चीजें आती है, जैसे कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। अगर मेरा हीटअप ज्यादा हूं तो मेरी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। मैं वाटर के थ्रू कितना हाइड्रेटेड हूं, अगर मेरी बॉडी ज्यादा हाइड्रेटेड होगी तो उतना स्मूथ मूवमेंट हो पाएगा, उतना अच्छा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। फिर आता है प्रीवियस इंजरी। अगर मेरा जॉइंट इंजर्ड है तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो रेंज ऑफ मूवमेंट अपने आप कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? हमारा लंग्स, हमारा हार्ट और हमारे ये जो कनेक्शन करते हैं इनके बीच में सारी कैपिलरीज और नर्व्स, आरोटास, ठीक है, सारा कुछ, तो ये सारा मिल के बनाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग करूंगा मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, और ये बहुत एसेंशियल है किसी भी पर्सन की या एथलीट की फिटनेस का पता लगाने के लिए। तो मैं जब कार्डियोवास्कुलर की ट्रेनिंग करता हूं तो मेरी बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे? तो सबसे पहला आएगा कि मेरा हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब ये एकदम से चेंज नहीं आता, बहुत लंबे टाइम तक अगर मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा तब मेरा कुछ माइनर सा चेंज आएगा। सेकंड आता है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट इज कम बीट में अगर वो पूरी बॉडी का काम कर पा रही है, तो यानी मेरा दिल को कम काम करना पड़ रहा है और वो पूरी जरूरत पूरी कर पाता है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा जो होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। फिर आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी एक बार में मेरा हार्ट कितना ब्लड पंप कर देता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ओवरऑल हमारा हार्ट कितना काम करता है, अगेन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा।
ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना, जैसे मैं ट्रेनिंग करूंगा मेरा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर की ट्रेनिंग करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अब उस कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से मेरा बीपी जो है वो कंट्रोल रहेगा, तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें मुझे फेस करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं कार्डियोवास्कुलर की सिस्टम की ट्रेनिंग करूंगा मेरा रेड ब्लड सेल्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा होगा, तो मेरी बॉडी और आरबीसी प्रोड्यूस करेगी, जिससे मेरा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डेंसर होगा और वो अच्छा होगा। ठीक है, रिकवरी रेट अच्छा होगा बिकॉज ऑफ हाई आरबीसीज। टाइडल एयर कैपेसिटी वो इंप्रूव हो जाता है, रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाएगा, यानी मैं कम सांसों में ही पूरी बॉडी की जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। ऐसे कुछ एलोविलीज जो कि हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का काम करते थे, अब वो जो काम नहीं कर रहे थे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, इतना स्ट्रांग हमारा लंग्स हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम एंड्योरेटिक हो जाएंगे, हमारा रेजिडुअल एयर वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारा लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, वेस्ट रिमूवल का कैपेसिटी अच्छा होगा, वाइटर एयर कैपेसिटी जो हमने बात करी वो भी अच्छा होगा, मेरा VO2 मैक्स यानी एक बार के अंदर मैं कितना ऑक्सीजन को इनटेक कर पाता हूँ वो भी इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव चीजें जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ट्रेनिंग कराने से हमें होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब मैं अगर मस्कुलर ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मेरे मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो हम बात करेंगे कुछ। हमारी मसल का शेप और साइज इंक्रीज हो जाता है, अगर अच्छा करोगे तो वो साइज और शेप बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर ट्रेनिंग का मेथड ठीक नहीं रहा तो वो कम भी हो सकता है। सेकेंड होता है कैपिलरीज का फॉर्म होना, जितनी ज्यादा कैपिलरीज होगा उतना अच्छा हमारा ब्लड फ्लो होता है। हमारा जो मसल है वो टोन्ड पोजीशन में रहता है, जो कर्व सा है वो कर्व अच्छा आएगा, हमारा एक्स्ट्रा फैट हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रांग होंगे, हमारा मूवमेंट के अंदर एफिशिएंसी आएगा, हमारा मूवमेंट उतना अच्छा होगा जितना अच्छा हम ट्रेनिंग करेंगे उससे रिलेटेड, जितना अच्छा हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ होगा। ओके, और आता है साथ ही साथ इसके अंदर हमारा फटीग लेवल का स्लो होना, क्योंकि कैपिलरी सब बढ़ चुके हैं, तो हमारा इंक्रीज फूड स्टोरेज होना, हमारा फूड जो है वो और अच्छी तरीके से स्टोर रह पाएगा। एक्सरसाइज करने से हमारे हेल्थ के अलग बेनिफिट्स हैं। हमारा नॉन फंक्शनल फाइबर्स जो है, जो कि ऐसे फाइबर जो कि हमारे मसल के थे जो कि फंक्शन नहीं कर रहे थे, अब वो भी फंक्शन कर पाएंगे क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उनकी, तो हमारा क्वालिटी ऑफ मसल जो है ना वो इंप्रूव हो जाता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी का पोस्चर करेक्ट होगा, एक बैलेंस्ड मसल हमारे पोस्चर को हमेशा करेक्ट के पोस्चर में रखेगी। अगर हमारा मसल इम्बैलेंस होगा, यानी हमारा कोई मसल वीक है कोई मसल स्ट्रांग है, तभी हमारा पोस्चर खराब होता है। और इम्प्रूव करता है हमारा रिएक्शन टाइम, यानी एक चीज के ऊपर मैं कितनी जल्दी रिएक्ट कर पा रहा हूं, तो वो इंप्रूव होगा जब मैं मस्कुलर ट्रेनिंग करूंगा या मस्कुलर सिस्टम का ट्रेनिंग करूंगा। अब हम बात करते हैं अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग ऑफ एजिंग बताऊं तो एजिंग इज सच सिंपल कि उम्र का बढ़ना। अब उम्र का बढ़ना एक ऐसा चेंज है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पूरा चेंजेस लेके आता है, बहुत डिफरेंट। ठीक है, अब इस चेंजेस को इररिवर्सिबल है, हम दोबारा से पलट नहीं सकते। एक बार चेंज हो गया तो हो गया, ठीक है, बुढ़े हो गए तो हो गए, अब दोबारा जवान नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये ऐसा चेंज है जो शुरुआत में तो नोटिस करने को नहीं मिलता क्योंकि हम अर्ली एजेस के अंदर इतना एफिशिएंट होते हैं, लेकिन लेटर ऑन एजेस के अंदर हमारे मसल का वीक होना और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जो कि नोटिसेबल चेंज होता है। तो एक बूढ़ा पर्सन और एक जवान व्यक्ति के बीच के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जमीन आसमान का फर्क कैसे आया है, वो नोटिस करने में आएगा जब वो 30 का क्रॉस कर जाएगा एज। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से चेंजेस है जो कि होते हैं। तो सबसे पहला है कि उनका मस्कुलर का साइज और स्ट्रेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा। जो मसल का साइज होगा वो कम हो जाएगा, मसल जो होगा वो फैट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। अगेन हमारे मसल जो होंगे वो कम होंगे, फैट लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बॉडी बोन डेंसिटी कम हो जाता है, तो हमारे बोन जो है वो वीक हो चुके हैं, तो बूढ़े लोगों के फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ वीक डायफ्रैगम और साथ ही साथ हमारे वीक लंग्स की वजह से, और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो भी वीक पड़ने लग जाता है। इसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर चेंज आएगा, हमारे नर्वस सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, उतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा, उतने रैपिडली सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा। हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम यानी हमारा पेट वाला, इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारा यूरिनरी सिस्टम चेंज हो जाएगा, वो बूढ़े लोग अपना कई बार यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा उनके मसल में, तो वो अपने आप पास ऑन हो जाता है। साथ ही साथ उनका फ्लेक्सिबिलिटी जो होगा वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के वीक होने की वजह से उनका फ्लेक्सिबिलिटी भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं के साथ साथ कुछ उनके सेंसेस के अंदर भी चेंज आएंगे, जैसे विजन के अंदर इंपेयरमेंट आना स्टार्ट होगा कि प्रॉपरली दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, हियरिंग के अंदर दिक्कत आएगी, साथ ही साथ उनका टेस्ट और स्मेल के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो ये सारे चेंजेस फेस करने पड़ता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो जवान हो तो जवानी का फायदा उठाओ और चैनल को देखते रहो। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आगे के टॉपिक्स में। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।